हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट का एग्जाम आज आप लोग का संपन्न हो गया और आशा करते हैं कि आप लोग का एग्जाम बहुत ही शानदार गया होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जो कि आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे। अगर आप मैराथन और ऑब्जेक्टिव के सेशन को अच्छे से देखकर गए होंगे तो एक भी सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव तक में आपको कहीं पर कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। एक दो ऑब्जेक्टिव इसमें जो थे कुछ नए थे, बाकी ऑब्जेक्टिव ऐसा था जिसको कि आप आसानी से बना सकते थे। चलिए हम लोग आज के ऑब्जेक्टिव के आंसर को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया था कि द एनर्जी सोर्स दैट आर आइदर फाउंड और स्टोर्ड इन नेचर। कहता है वैसा एनर्जी सोर्स जो कि या तो हमारा फाउंड और स्टोर किया जाता है नेचर में, वो हमारा कौन सा एनर्जी सोर्स होता है जो कि नेचर में पाया जाता है। तो वो हमारा होता है प्राइमरी एनर्जी सोर्स, सेकेंडरी एनर्जी सोर्स, या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो ये हमारा जो होता है वो क्या होता है, तो ये हमारा प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनर्जी बैलेंस ऑफ ए सिस्टम। कहता है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है एनर्जी बैलेंस सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप लोग को पढ़ाए थे हम लोग आप लोग को सैंके डायग्राम पढ़ाए थे, सिंगल लाइन डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये सब तो हम लोग का सिलेबस में जो था कहीं पर जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन सैंके डायग्राम आपको जिक्र हुआ था। तो एनर्जी कंजर्वेशन का एग्जाम है तो जो वर्ड जिक्र हुआ होगा, कम से कम अगर गेसिंग आप करना चाहें तो इस तरीके से भी गेसिंग कर सकते थे। हालांकि सैंके डायग्राम जो आपको बताए थे तो ये बात आपको ऑलरेडी वहां पर डिस्कस किए हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। कहता है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट का इसमें से कौन सा जो है वो इंपॉर्टेंट फीचर है। तो पहला हमारा है स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग, बहुत जरूरी है। लेबलिंग करना, स्टार लेबलिंग आपको पढ़ाए थे उसमें। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ये भी आपको पढ़ाए हुए हैं। डेजिग्नेशन कंज्यूमर, डेजिग्नेटेड कंज्यूमर, ये सब जो हमारा क्या है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के फीचर्स में आते हैं। तो ये सब हमारा होगा ऑल ऑफ द एबव, इसका होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि BEE इज स्टैब्लिश ऑन। कहता है BEE कब स्टैब्लिश किया गया था। तो BEE का जो स्थापना था वो हमारा 1 मार्च 2002 को किया गया था। तो ये सब तो आप लोग को ऑलरेडी क्लास में ही कराया हुआ था, ठीक है। कहता है कि कैपेसिटर विथ ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर वेन इंस्टॉल्ड इन ए प्लांट। कहता है कि कैपेसिटर जो कि ऑटोमेटिक पावर कंट्रोलर के साथ हमारे अटैच्ड होते हैं, इंस्टॉल्ड होते हैं प्लांट में, वो क्या करता है। तो हमारा ऑप्शन है कि रिड्यूस एक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम द ग्रिड। कहता है कि रिड्यूस करता है एक्टिव पावर को, ग्रिड से जो हमारा आता है उसको। रिड्यूस रिएक्टिव पावर फ्रॉम द ग्रिड, तो कैपेसिटर का काम ही यही होता है क्या, रिएक्टिव पावर को वो रिड्यूस करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कहता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कनेक्टेड टू मोटर। कहता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव मोटर के साथ कनेक्टेड होता है, ये क्या करता है। तो ये कहता है पहला ऑप्शन की प्रोवाइड वेरिएबल स्पीड विथ हाई फ्रीक्वेंसी। दूसरा कह रहा है इंड्यूस ईडी करंट इन सेकेंडरी नंबर ऑफ क्लच मैकेनिज्म। इट इज नॉट सुटेबल फॉर वेरिएबल टॉर्क लोड, डज नॉट प्रोवाइड वेरिएबल स्पीड एंड लो इफिशिएंसी। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, नाम से ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, तो ये क्या करता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी में तो चेंजिंग करेगा। तो कहता है प्रोवाइड वेरिएबल स्पीड, क्योंकि मोटर में हम लोग क्या जाते हैं ns/120 f/p। तो फ्रीक्वेंसी में अगर आप चेंज करिएगा तो हमारा स्पीड भी क्या होगा, चेंज होगा। तो वही करता है क्या कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव हमारा क्या करता है, तो ये हमारा प्रोवाइड करता है वेरिएबल स्पीड विथ हायर फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इस तरीके से भी इसको आप समझ सकते हैं। देखिए ns बराबर हम लोग पढ़े हैं ना क्या, 120 f/p। मतलब क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो हमारा जो है वो ओवरऑल इसका स्पीड जो होगा वो भी हमारा वेरी करेगा। तो प्रोवाइड वेरिएबल स्पीड विथ हायर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी से हमारा क्या होगा, हमारा इसका स्पीड जो भी है वो वेरी करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि व्हेन कंपेयर टू स्टैंडर्ड मोटर एनर्जी एफिशिएंट मोटर हैव। कहता है जब हम लोग स्टैंडर्ड मोटर को एनर्जी एफिशिएंट मोटर, मतलब जब हम लोग कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड मोटर एनर्जी एफिशिएंट मोटर से, तो स्टैंडर्ड मोटर को एनर्जी एफिशिएंट मोटर से, तो वो हमारा क्या कंपेरिजन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है कि जो एनर्जी एफिशिएंट मोटर होता है वो लोअर हीट आउटपुट करता है, बहुत ही कम हमारा हीट को जनरेट करता है। तो ऑप्शन ए। फिर हमारा है हायर शाफ्ट स्पीड उसका हायर हो जाता है, और लोअर नॉइज। तो ये तीनों का तीनों ऑप्शन हमारा सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है कि टेक्निकल लॉसेस आर। टेक्निकल लॉसेस हमारा कितना होता है, तो टेक्निकल लॉसेस हमारा 22.5% होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द को जनरेशन सिस्टम विथ हाई ओवरऑल इफिशियंसी इन।
कहता है कि को जनरेशन सिस्टम, ये सब आपको कराया हुआ है, अगर ऑब्जेक्टिव 30 को जो अलग से करवाए थे उसमें भी ये करवाया हुआ था। तो ये हमारा क्या था, बैक प्रेशर स्टीम टरबाइन। ऑप्शन बी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। को जनरेशन सिस्टम में किसका एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है, तो वो हमारा होता है बैक प्रेशर स्टीम टरबाइन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कहता है कंज्यूमर हैज टू पे लेसर फिक्स चार्ज इन। कहता है कि एक कंज्यूमर को लेसर फिक्स चार्ज हमको देना पड़ता है कौन से टैरिफ में, फ्लैट रेट टैरिफ में, या टू पार्ट टैरिफ में, या मैक्सिमम डिमांड टैरिफ में, या एनी ऑफ दी अबव। तो कहता है जो कंज्यूमर को सबसे कम लेसर फिक्स चार्ज, मतलब बहुत ही कम फिक्स चार्ज देना पड़ता है, वो कौन सा देना पड़ता है, तो वो हमारा मैक्सिमम डिमांड टैरिफ में देना पड़ता है। तो 10 का हमारा क्या हो जाएगा, 10 का हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, कहता है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट वाज फॉर्म्ड इन ईयर। कहता है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट कब फॉर्म्ड किया गया था, तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट हमारा फॉर्मेशन कब हुआ था, उसका 2000 में हुआ था, 2001 में हुआ था, या 2002 में हुआ था, या 2003 में हुआ था। तो फॉर्मेशन हमारा इसका 2001 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कहता है हार्मोनिक्स आर जनरेटेड बाई। कहता है हार्मोनिक्स किसके द्वारा जनरेट किया जाता है, तो पहला ऑप्शन है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, दूसरा ऑप्शन हमारा है फ्लूइड कपलिंग, तीसरा हमारा एडी करंट ड्राइव, और चौथा हमारा एनर्जी एफिशिएंट मोटर। तो एनर्जी एफिशिएंट मोटर है तो इसमें तो हार्मोनिक्स आएगा नहीं, एडी करंट ड्राइव में ओवरऑल आता नहीं है। तो अगर हम लोग इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो वो हमारा होगा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, इसमें हमारा जो है वो हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस होने का चांसेस रहता है। कहता है कि द इनपुट, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है, कहता है द इनपुट रिक्वायर्ड फॉर एन ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर यूजिंग के बार कंट्रोलर। कहता है कि इनपुट जो रिक्वायर्ड होता है हमारा ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर जो कि यूजिंग केबार कंट्रोलर, वो हमारा क्या होता है, तो हमारा इनपुट क्या रिक्वायर्ड होता है, करंट, वोल्टेज या कैपेसिटेंस। तो देखिए कैपेसिटेंस का टर्म तो ये तो यहाँ पर हमारा कोई काम का है नहीं, करंट और वोल्टेज हमारा है, और हमारा ऑप्शन ऑल ऑफ मतलब ए एंड बी दोनों दिया हुआ है। तो ज़्यादा हमारा अप्रोप्रिएट क्या होगा, जैसे ये तो होगा नहीं तो यही दोनों में से होना चाहिए, और ये दोनों का दोनों हमारा दिया हुआ है ऑप्शन में। तो ऐसे भी इनपुट में हम लोग क्या देते हैं, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, तो इनपुट में हम लोग क्या देंगे, तो इनपुट में हम लोग करंट या वोल्टेज देंगे, दो ही चीज़ देंगे। तो इसमें हमारा दोनों चीज़ है ए एंड बी, तो ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, कहता है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट स्टार्टर आर यूज्ड फॉर मोटर टू। कहता है कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट स्टार्टर जो है इसका उपयोग हम लोग करते हैं मोटर में, किस लिए करते हैं, तो अचीव वेरिएबल स्पीड, या फिर प्रोवाइड स्मूथर स्टार्ट एंड स्टॉप। तो पहली बात तो ये था, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ते तो यहाँ से आपको पता चल जाता। पहला क्या कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट स्टार्टर, टर्म क्या लिखा हुआ है, स्टार्टर। स्टार्टर मतलब है क्या, ये इसका हम लोग जनरली जो उपयोग करते हैं इसके किसके लिए करते हैं, स्टार्टर का उपयोग क्यों करते हैं, तो स्टार्ट करने के लिए, मोटर को स्मूथली स्टार्ट करने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पर इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा कि प्रोवाइड स्मूथ स्टार्ट एंड स्टॉप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन से भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे आसानी से। क्या होता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव को आप लोग सबसे लास्ट में बनाने पर जाते हैं, ये काम कभी मत करिए। ऑब्जेक्टिव जो भी आपसे बने पहले उसमें कम से कम 15-20 मिनट टाइम दे दीजिए, क्योंकि 20 मिनट में आपको 20 मार्क्स आपको मिल सकता है। तो ऑब्जेक्टिव को आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से बनाइए, पहले 15 मिनट 20 मिनट टाइम दीजिए ऑब्जेक्टिव पर, जो आपसे बने उसको बना लीजिए, उसके बाद इंतजार करिए लास्ट में कि कहाँ से क्या मिलेगा। ठीक है, वो सब का जो भी आप लोग करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव का आप लोग खुद बनाइए, और अगर जो आप खुद अपने कॉन्फिडेंस से बनाए हुए हैं, अगर बगल वाला आपको गलत भी कहे तो उसको गलत नहीं करना है, जो आप बनाए हैं उसको वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि जो आप फर्स्ट पहली नज़र में जो आप आंसर को मार रहे हैं वो आंसर गारंटी है कि चांसेस उसका सही होने का 90% से अबव होता है। कहता है पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, पावर फैक्टर रेशियो किसको होता है, तो पावर फैक्टर रेशियो हमारा होता है ट्रू पावर, किसका रेशियो होता है, तो ये हमारा होता है ट्रू पावर अपॉन में एपरेंट पावर, ट्रू पावर अपॉन में एपरेंट पावर, यही ना होता है, ट्रू पावर अपॉन में एपरेंट पावर। अब देखिए ट्रू पावर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वाट में, तो यहाँ पर वाट में यूनिट नहीं है, सब किलो में है, तो यहाँ पर डालेंगे इसको क्या, किलो वाट में। एपरेंट पावर हमारा जो होता है वो वोल्ट एम्पियर में होता है, तो यहाँ पर सब किलो में है, तो हम लोग क्या डालेंगे, किलो वोल्ट एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए, किलो वाट पर केवीए। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट आंसर, 15 का ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कहता है द वोल्टेज ड्रॉप इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डिपेंड ऑन। कहता है कि वोल्टेज ड्रॉप जो हमारा होता है ट्रांसमिशन लाइन में और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, वो डिपेंड किस पर करता है, तो जनरली वो डिपेंड हमारा करता है रेजिस्टेंस पे या रिएक्टेंस के, या रिएक्टेंस पे। और रेजिस्टेंस जो हमारा होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो आर हमारा जो होता है वो रो एल अपॉन में ए। तो रेजिस्टेंस हमारा लेंथ पर डिपेंड करता है, तो ए और बी अगर सही है तो तीसरा करंट इन द लाइन, इस पर भी वो डिपेंड करता है हमारा वोल्टेज ड्रॉप। क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप क्या आता है, V बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, आई आर लिखते हैं। तो आई करंट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, तो लेंथ, करंट और रेजिस्टेंस तीनों चीज हो गया। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 15, 16, 17। 17 क्या कहता है कि प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट कैन बी डन। प्रिलिमिनरी जो एनर्जी ऑडिट होता है, इसमें जनरली हम लोग वॉक थ्रू ऑडिट करते हैं। तो ये ऑडिट मैक्स टू मैक्स 1 से 3 दिन तक का होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में उस तरीके से दिया नहीं है। तो जो सबसे मिनिमम हमारा डे है वही हमारा इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा होना चाहिए 2 से 10 दिन। ठीक है, प्रिलिमिनरी ऑडिट जो हमारा होता है वो 2 से 10 दिन तक हमारा होता है। अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू ऑडिट है कितना बड़ा एरिया में ऑडिट करना, उसके अकॉर्डिंग। कहता है हाउ इज द इफिशियंसी ऑफ को जनरेशन मेजर्ड। कहता है कि को जनरेशन कहता है कि इफिशियंसी को हम लोग कैसे मेजर करते हैं को जनरेशन में। तो हम लोग इफिशियंसी को मेजर करते हैं इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन की कितना इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन हुआ है, और दूसरा हमारा थर्मल रिकवरी, आप कितना थर्मल रिकवरी करते हैं। यही तो जनरली हम लोग को जनरेशन में कर रहे थे, आप लोग को पढ़ाया भी थे वहाँ पर कि हम लोग जो पहले जो हम लोग यूज करते थे थर्मल पावर प्लांट, उसमें क्या था कि हम लोग स्टीम को टरबाइन पर रोटेट कराने के बाद उस स्टीम का उपयोग दोबारा नहीं करते थे। लेकिन जैसे हम लोग को जनरेशन सिस्टम को लाए तो हम लोग उस स्टीम का जो वार्म स्टीम है उसका उपयोग हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में या अदर फील्ड में लगा दिए, जिससे कि क्या हुआ कि उस स्टीम के हीट का हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा कि कितना एनर्जी कन्वर्जन हुआ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और कितना हमारा थर्मल रिकवरी हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो कहता है द परफॉर्मेंस ऑफ रीबाइंडिंग ऑफ ए इंडक्शन मोटर कैन बी असेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है कि परफॉर्मेंस जो हमारा होता है रीबाइंडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर का, वो असेस्ट करते हैं किस, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, किस फैक्टर पर वो डिपेंड करता है। तो पहला हमारा है नो लोड करेंट, दूसरा हमारा स्टार्टर रेजिस्टेंस पर फेज, और हमारा है लोड करेंट। तो ये हमारा जो होता है वो नो लोड करेंट और स्टार्टर रेजिस्टेंस पर फेज, ये दोनों पर हमारा डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। BEE स्टैंड फॉर, ये तो सबको पता होगा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई थिंक आपको ऑब्जेक्टिव में कोई भी दिक्कत हुआ नहीं होगा, एक आध दो क्वेश्चन को छोड़ के। बाद बाकी सब्जेक्टिव तो बहुत अच्छा दिया हुआ था। सब्जेक्टिव ऐसा कोई है ही नहीं था कि जो टॉपिक आपको कराया हुआ नहीं था। तो अच्छे से आप लोग पढ़िए, मन से पढ़िए, और कितना सही हुआ वो कमेंट करके आप लोग बताइए। बाकी जितने भी सब्जेक्ट के मैराथन कराए हुए हैं, कृपया कर मैराथन को आप लोग जरूर देख लें। वो मैराथन ही मानिए तो आपके एग्जाम में आपको बेड़ा पार कराने के लिए वही मैराथन काफ़ी है। अगर उतना आप करके जाते हैं तो ये गारंटी मानिए कि आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर जाने वाला है। बाद बाकी अगर कुछ हमको अपडेट करना होगा उसमें तो हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी फिलहाल हमारा जो मेन फोकस होगा वो 3rd सेमेस्टर के लिए होगा, क्योंकि 3rd सेमेस्टर का मैराथन कराया हुआ नहीं है, तो उन लोग को हम मैराथन करवाएंगे। ठीक है, आप लोग का मैराथन ऑलरेडी कराया हुआ है, अगर उसमें हमको कुछ अपडेट करना होगा तो वो आपको हम कर देंगे। तो अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, और कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो तुरंत संपर्क करके अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।